बहुत ज़्यादा खर्च करने के कारण गायिका रेहाना लगभग दिवालिया हो गई। उन्होंने अपने आर्थिक सलाहकार पर मुकदमा दायर कर दिया। सलाहकार बोला, क्या सच में मैं उन्हें ये बताना ज़रूरी था कि अगर वह अपना पैसा चीज़ों पर खर्च करेंगे तो एक दिन उनके पास बेशुमार चीज़ें होंगी, ना कि पैसा। मॉर्गन हॉल से साइकोलॉजी ऑफ मनी से। सन 2016 में मेरे स्टार्टअप के सामने एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। पूंजी समाप्त हो रही थी, इस कारण हमें निर्दोष लोगों को नौकरियों से हटाना पड़ रहा था। संस्थापकों ने भी वेतन में कटौती कर दी ताकि पैसा बचाया जा सके। तब मेरे खर्चों में मेरी आय से ज़्यादा हो गए थे। मैंने हमेशा की तरह खर्च करना जारी रखा। मैंने सोचा कि जल्द ही पैसों की किल्लत समाप्त हो जाएगी और आने लगेंगे फिर से पैसे, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को पूरा बना दिया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने दोस्तों से उधार ले लिए, जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए। सब महज इसलिए मैं मानता था कि अगर अपनी जीवन शैली के लिए किए जाने वाले खर्चे अगर कटौती कर लिए जाए, अपनी पराजय को पहले स्वीकार कर लेना था। लेकिन अब मुझे ये बात बेहतर समझ में आ गई है कि जो पैसा मेरे पास है ही नहीं, उसे खर्च करना और जिसे अपनी जीवन शैली पर या लाइफस्टाइल पर खर्च करना, ऐसे वो खर्च करते रहना, ये मेरी असली पराजय है। मुद्दा ये नहीं है कि कम खर्च किया जाए, मुद्दा यह है कि सही जगह खर्च किया जाए। पूरे महीने आप पैसे कमाने के लिए खटपट करते रहते हैं। महीने के अंत में आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके सारे पैसे आखिर कहाँ गए। बिल, किराया और दूसरे खर्च में आप वे चीज़ें खरीद लाए जिन्हें आप चाहते थे। आप वे चीज़ें भी खरीद लाए जिन्हें आप बिल्कुल नहीं चाहते थे, फिर भी सही से याद नहीं रहता। जबकि दूसरी तरफ मन में ये गिलानी पलती रहती है कि पूरी दुनिया चिल्ला रही है, बचत करो, बचत करो, बचत करो। सच्चाई ये है, जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं उन्हें लेने में आप समर्थ हैं। दरअसल मैं से भी अलग तरीके से कहूँ, जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं उन्हें आपको जरूर लेना चाहिए। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसे याद रखते हुए आपको अपना जीवन बिना किसी तनाव के जीना चाहिए, बिना किसी गिलानी के। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितने अनुशासन से रहते हैं। अपने खर्चों का एक बजट बनाइए। ये आपका एक आर्थिक गूगल मैप है। आपको अपनी होशियारी से खर्चों के मुकाम पर जानने वाले एक मानचित्र बनाना चाहिए। टैक्स आदि काटकर आपकी आय को ऐसे विभाजित करें। नंबर 1, 50% अपनी ज़रूरतें या बुनियादी चीज़ों पर खर्च करें, जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। मसलन किराया, ईएमआई, खान-पान और आवागमन, फ़ोन, इंटरनेट के बिल, कपड़े, ज़रूरी सेवाओं के सब्सक्रिप्शन। 30% अपनी पसंदों की चीज़ों पर, चाहतों पर, चीज़ों के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके भीतर की अच्छाएँ होती हैं, तमन्ना रहती हैं। ये वही चीज़ें हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, जो आपको खुश बनाती हैं। सप्ताह के अंत में कहीं घूमने जाना, नए तरह के आकर्षण फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि खरीदना। और 20% को आप निवेश कीजिए ताकि आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें, ताकि एक समय के बाद आपको आर्थिक आज़ादी मिल जाए। लेकिन अगर हर बार वेतन की वृद्धि होने पर मुझे अनुपात को क्यों कर देना चाहिए? मैं हमेशा इस 50, 30 और 20 के साधारण नियम का जैसा पालन क्यों करूं? कारण है ताकि आपकी आय में हुई वृद्धि के अनुपात में आपकी ज़रूरतों की वृद्धि न हो पाए। उदाहरण के लिए, अगर 4 वर्षों में आपकी आय 20,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो जाती है, तो इसका क्या अर्थ है कि आप 4 साल पहले जितना मोमो खाते हैं उसका 3 गुना खाने लग जाएंगे। आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ऑटो में बैठने के बजाय 3 ऑटो में बैठने लग जाएंगे। नहीं ना, आपकी ज़रूरतें उछलकर 10,000 रुपये से 30,000 रुपये नहीं हो जाएंगी। वे महंगाई की दर के अनुसार बढ़ेंगी, लेकिन आपकी कुल आय उस अनुपात को संभाल लेगी। आप अपनी बचत को हमेशा के लिए अपनी आय के 20% पर ही सीमित नहीं रख सकते हैं। आपको अधिक बचाना चाहिए ताकि आप और अधिक निवेश कर सकें। अधिक से अधिक निवेश करें ताकि आप जल्द से जल्द आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। आप चाहें जितना कमाएं, यह नियम हमेशा कारगर साबित होता है। आपकी बचतों को बजट 10,000 रुपये प्रति माह है और आप 25,000 रुपये प्रति माह फ़ोन लेना चाहते हैं, तो आप नो कॉस्ट ईएमआई पर इसे खरीद लें या फिर 3 महीने का इंतजार करें। तब वह आपके बजट में फिट हो जाएगा। बेहद अनुशासित ढंग से खर्च करें। जो चीज़ें आपको नहीं पसंद और जो आपको नहीं चाहिए, उन पर खर्च मत कीजिए ताकि आप उन चीज़ों पर खर्च कर सकें जो आपको पसंद है और जो आपको चाहिए। अगर आप गैर ज़रूरी चीज़ों को खरीदने में पैसा लगाते हैं, तो जल्द ही आपको अपनी ज़रूरी चीज़ों को भी बेचना पड़ेगा। वॉरेन बफेट। खर्च करने से पहले रुकें खुद से यह पूछें, क्या यह मेरे लिए ज़रूरी है? दोस्तों के साथ
वीकेंड में सैर सपाटे, यस, फ़ोन भी लेना जिसके लिए आप पैसे बचा रहे हैं और अब वो वह लगभग आपकी पहुंच में आ गया, लेकिन समुद्र तट, पहाड़ या दिन दोस्तों के साथ छूट जाने का डर सता रहा है। क्षण के लिए रुक जाइए। खरीदने से पहले एक बार ज़रूर विचार कीजिए क्यों। क्या यह सैर सपाटे सच में आनंद के लिए हैं या दोस्तों के साथ छूट जाने के डर से आप करना चाहते हैं? खुद से हमेशा पूछिए, क्या सच में मैं ये चाहता हूँ या सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी सब ऐसा कर रहे हैं। अगर आप सच में वैसा करना चाहते हैं जो आपके खर्चों के लिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए और घूम आइए। अगर नहीं तो खुद से कहिए, नहीं, इस बार नहीं। दोस्तों के साथ छूट जाने का डर या उनका दबाव आपके लिए ना कहना मुश्किल बना देता है। भले ही वह चीज़ आपके बजट के बाहर हो, कि असली कीमत क्या है। ऐसा खर्च करने से पहले गुप्त कीमतों यानी हिडन कॉस्ट के बारे में ज़रूर जान लेने, जो सामने से नहीं दिखती लेकिन कहीं पीछे में झांक रही होती है। नई कार खरीदने जा रहे हैं, एक्स शोरूम कीमत तो बस एक शुरुआत है। जो खर्च आपको नहीं दिख रहे हैं उन्हें जोड़ लीजिए। रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंस, टैक्स, मेंटेनेंस, साथ ही ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें, पार्किंग का शुल्क। घर खरीदने जा रहे हैं तो आप उसकी कीमतें चुकाते हैं, फिर ब्रोकरेज, फिर रजिस्ट्री, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, डाउन पेमेंट, लोन पर लगने वाला ब्याज। गृह प्रवेश कर लिया तो मेंटेनेंस शुरू, उसकी मरम्मत भी एक दिन शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि वीकेंड में आप जो सैर सपाटे आप करने जा रहे हैं उसमें भी कोई हिडन कॉस्ट हो। किराए पर कार लेकर जब आप निकलेंगे तो तब हो सकता है कि उसकी एक की जगह 10 बियर ला जाएं। असली कीमत जानने की कोशिश किया करें। अपनी बुद्ध किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में रमन सेठी इन्हें कहते हैं फैंटम कॉस्ट यानी छुपी हुई लागतें, जिन्हें आप नहीं देख पाते हो, उन पर आप भरोसा भी नहीं कर सकते तब तक कि आप उन्हें लगता है कि वे देख नहीं सकते। एक बड़ा सवाल, घर खरीदें या नहीं खरीदें। हमें हमेशा ये बताया जाता है खुद का मकान होना सबसे समझदार निवेश है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, पैसे होने की सबसे बड़ी परिभाषा है। साथ ही सबसे बड़ा तर्क यह है कि अगर आप किराया भर सकते हैं तो ईएमआई भी भर ही सकते हैं। सही है या हमेशा नहीं। इसे बढ़िया, जब हम घर खरीदने का निर्णय लेते हैं तो अक्सर लगभग एक भावनात्मक निर्णय होता है। इमोशन। हम घर खरीदते हैं तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें स्वामित्व या कुछ मालिकाना हक मिले, दरवाजे पर अपना नाम हो। हम घर खरीदते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लगातार बढ़ता किराया भरने की पाने में असमर्थ हो जाएंगे। हम घर खरीदते हैं क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए ताकि हम जान सकें कि हर हाल हमारे सिर पर एक छत रहेगी। हम घर खरीदते हैं क्योंकि उसी के नाते हमारी शादी हो जाएगी। अभिभावक अपने बच्चों के लिए आर्थिक रूप से स्थापित जीवन साथी चाहते हैं। सारी बातें जायज़ हैं, लेकिन ये भावनाएं हैं। मेरी दलील यह है कि इससे पहले ही भावनात्मक आप पर हावी हो, अब अपने तार्किक पक्ष को जागृत कर लें। सबसे पहले आंकड़ों को जांचकर अच्छी तरह हिसाब लगा लीजिए, क्योंकि भावनाएं तो अंततः आएंगी ही, चाहे कुछ भी हो। जानिए रेंटल यील्ड हो, ये अंदर की बात है। रेंटल यील्ड आपके द्वारा भरा गया वार्षिक किराया और प्रॉपर्टी की कीमत इंटू 100। कल्पना कीजिए आपने बेंगलोर में एक फ्लैट किराए पर लिया है। सोसाइटी बड़ी सुंदर है, सुविधा भी बेहतरीन है, जगह है 600 वर्ग फीट। घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। मासिक किराया मेंटेनेंस सहित 20,000 रुपये। रेंटल हीट का गणित, अगर आप हर साल घर के मूल्य का 2.4% किराए के रूप में भर रहे हैं तो जी हाँ, अगर आप सिर्फ 2.4% वार्षिक मूल्य चुकाकर 1 करोड़ रुपए के घर में रहने को आनंद उठा रहे हैं। सोचिए, अगर घर की कीमत और किराया दोनों साथ साथ हैं, मकान सामान के रूप में बढ़ते हैं। इस तरह अंदाज़ा लगाइए कि आप घर का मालिकाना हक आपको कब मिलेगा, पूरे 40 वर्ष वहाँ रहने के बाद। लेकिन इससे और विस्तार से समझिए, किराया पर रहने से हमें क्या क्या लागत उठानी होंगी। सबसे बड़ा खर्च मासिक किराया, इसे आप आरामदायक जगह में रहने के लिए टिकट की तरह देखिए। अगर आप उस जगह को खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है, घर खरीदने हमें क्या लागत उठानी होगी। डाउन पेमेंट, घर की कीमत एक सुनिश्चित प्रतिशत आपको आरंभ में ही चुकाना पड़ता है। आमतौर पर एक कीमत 20 से 25% का हिस्सा होती है। हम इसे लागत में सुधार कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप
इतनी बड़ी राशि खर्च करने में समर्थ हैं, यानी आप उस राशि को निवेश भी कर सकते हैं। निवेश करते हैं तो उस पर आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन डाउन पेमेंट के रूप में भरने के बाद आपको उसका कुछ नहीं मिलेगा, यानी एक अवसर चला जाएगा। ईएमआई और उस पर ब्याज, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको हर महीने ईएमआई चुकानी पड़ेगी। ये एक तरह का नया किराया। अंदाज महज इतना है कि आप इसे मकान मालिक को देने के बजाय बैंक को देंगे और उस पर लगने वाले ब्याज का हद भूलिए भैया। 50 लाख रुपए का होम लोन अगर आप 20 वर्ष की अवधि में ब्याज के रूप में 58 लाख रुपए अतिरिक्त चुकाते हैं। और रजिस्ट्री का शुल्क, ऐसा समझिए कि आपको मालिक लिखी पड़ी है उसे कागजों में दर्ज करना है। इसकी लागत है घर की कीमत की 3 से 7% और इसे चुकाने की जिम्मेदारी खरीदने वाले पर होती है। दलाल की फीस, दलाल को घर खोजने में आपकी मदद करता है, जाहिर है वह आपकी फीस लेगा। आमतौर पे ये फीस होती है घर की कीमत का 1%। मेंटेनेंस, घर का रखरखाव के लिए होने वाला खर्च, बिजली के कामों को लेकर प्लम्बर के कामों तक सब कुछ ठीक चलता रहे, इसके लिए खर्च करना ही होता है। घर को स्वीट होम बनाए रखने के लिए ये खर्च ज़रूरी है। आप इन सारी आदतों